क्या आपने कभी भी इलेक्शन के टाइम पे क्या आपने इस तरीके का सीन देखा है अपने टीवी पे, मोबाइल पे, अपने पेरेंट्स को या फिर पेरेंट्स के लिए जब भी इलेक्शन टाइम आता है? फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव रहा, ओके, हमारे प्राइम मिनिस्टर का चुनाव किया जाया जा रहा है हमारे देश में। तो क्या आपके माइंड में चलता है कि ये प्राइम मिनिस्टर का चुनाव कौन करता होगा, कैसे होता है, और ये इलेक्शन रिजल्ट फॉर लोकसभा क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर सभी स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं साइड्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इधर साइड में कि ये स्टेट्स के नेम दिए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये सब क्या लिखा हुआ है, नंबरिंग में है। यहाँ पर सबका अलग अलग नंबरिंग चलता है, प्लस यहाँ पर अलग अलग ये जो भी है वोट करता है, या फिर कहें कि अपना अपना सबका जो पार्टी है उनके द्वारा किन को कितना वोटिंग जा रहा है। आखिर ये सब होता कैसे है? लास्ट में यहाँ पर नीचे में जो एडिशन दिखाता है, जिनका सबसे ज़्यादा जाता है बहुमत, जिनकी जो भी है उनसे रिलेटेड फिर सरकार बनती है। तो मीन्स ये सब है क्या, रिजल्ट इलेक्शन ये सब क्या, और लोकसभा ये क्या है? लोकसभा तो चलो हम समझ गए, पिछले वीडियो में हमने बात किए थे कि ये मतलब होता क्या है, कैसे होता है। ये सदन है और ये हमारे संसद के ही अंग है, और संसद के कौन से अंग है ये भी देख रहे हैं। तो चलिए हम इनसे जुड़े अभी इम्पोर्टेंट और भी बातें करते हैं। तो हमें संसद क्यों चाहिए, इसका सवाल का जवाब मैं आपको दे चुकी है अपने पार्ट 1 में, जो कि यदि आपने नहीं देखा है मेरा पिछला वीडियो तो आप प्लीज़ 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 मेरे प्यारे बच्चे जाकर के पहला वीडियो आप देख लीजिए। और साथ ही साथ आप उसमें कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको पसंद आए ना पसंद आए, जो भी आपको कमेंट फील हो उनसे रिलेटेड कुछ भी, तो आप उसमें ज़रूर फुलफिल कर लें, ताकि मुझे आपके रिप्लाई से पता चले और मैं बहुत ज़्यादा आपको यदि ये वीडियो या फिर पिछला वीडियो या जिनसे भी रिलेटेड आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, बताने का तरीका या फिर कुछ भी समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ 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 आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हूँ। और बहुत अच्छा फील होता है आपके द्वारा यदि लाइक मिले, मोटिवेशन मिलता है तो। और साथ ही साथ आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताना चाहती हूँ कि संसद के 3 अंग, आखिर आप बताइए मुझे संसद के 3 अंग कौन से हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला कि जब तक आप समझोगे नहीं कि संसद क्या है, प्लस संसद के ये 3 अंग है क्या, ओके, तो जब तक आप ये 2-3 सवाल जो माइंड में चलते ही चलते हैं इस चैप्टर को पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये संसद होता क्या है, इसकी भूमिका क्या है और इसके कार्य क्या है, आखिर इस संसद का रोल क्या है। ओके, हमारे देश में संसद का रोल क्या है, संसद नहीं होता तो किस तरीके से हमारा देश का प्रणाली चलता है, यानी किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलती है। और यदि संसद है तो क्या कर रही है संसद हमारे देश के अहम, इनकी भूमिका क्या है, ओके, इसके कार्य क्या है, और प्लस इसके मुख्य अंग 3 होते हैं। 3 इसके जो है वो मुख्य अंग है। तो वो मुख्य अंग कौन से हैं, या आप बता सकते हैं, गैस कर सकते हैं? नहीं तो आप मेरा ये वीडियो देखिए और इसे देख करके, और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि लोकसभा कौन सा सदन है, और जो हमारा ये राज्यसभा है वो कौन सा सदन है। और इतना ही नहीं, साथ साथ आप ये भी देखिए कि इनसे जुड़े जो भी आपका न्यू म्यूजियम यानी न्यू संसद भवन जो हमारा अभी आया है 2023 में, हम जो देख रहे हैं उनसे जुड़ी भी आप जानकारी को बिल्कुल लीजिए। ओके, पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। संसद के 3 अंग, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद इस पुराने संसद भवन को लोकतंत्र के संग्रहालय में बदल दिया गया। 19 सितंबर 2023 को आयोजित एक भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव दिया कि इमारत का नाम बदलकर संविधान संसद रखा जाए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लोकसभा 2023 के अध्यक्ष जो 17वीं लोकसभा में हुए वो कौन हुए? यह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में एक व्यापक अभ्यास है। लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। इनमें से 543 सीटों को भरने के लिए चुनाव आयोग चुनाव कराएगा। लोकसभा 2023 के अध्यक्ष 17वीं लोकसभा में ओम बिरला अध्यक्ष हैं। उन्हें तो आपने अभी तो अब तुरंत देखा ना कि कौन हुए हमारे लोकसभा 2023 के अध्यक्ष, बिल्कुल जो 17वीं लोकसभा में ओम बिरला। ओके, ओम बिरला जी अब भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये सभी को जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो इसे आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ हम समझते हैं संसद की भूमिका क्या है। आपको मैं मुख्य बताना चाहूंगी भूमिका अपने तरीके से, जो मेरे शब्दों में, ओके, जिन्हें आप समझने के लिए समझ सकते हैं अपने शब्दों में, और ये माइंड में रख लीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको संसद की भूमिका को अलग से पढ़ने की आवश्यकता होगी। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए संसद जो है वो आप समझ चुके हैं कि संसद क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी जगह जहां पर 2 सदन में बांटे गए हैं, ठीक है। पहला सदन आप जानते हैं लोकसभा,
ठीक है। और दूसरा जो सदन होता है वो होता है राज्यसभा। लोकसभा जो लोगों की सभा, लोगों के हर बातें को, हर निर्णय को जिनको सामने रखा जाता है, ओके। और वो समझिए लोगों के लिए ही, एक तरह से लोक से समझिए आप, लोकसभा लोग के लिए। और राज्यसभा आपको तो ऐसे ही नाम से पता चल रहा होगा, राज्यसभा। तो राज्यसभा यानी कहने का तात्पर्य ही आपको पता चला स्टेट से, ओके। तो स्टेट से जुड़े हर छोटी से छोटी, बड़े से बड़े मुद्दे, जो भी उनसे रिलेटेड, जो भी कानून व्यवस्था पारित कीजिए, या कोई भी प्रस्ताव को या मुद्दे को या सूची कुछ भी तैयार करना, तो वो सब इसी राज्यसभा में होगा। क्वेश्चन ये बनता है कि करता कौन है, बनता है ना, पढ़ते वक्त ये भी दिमाग में चलता है कि करता कौन है और होता कैसे है। तो ये सारे प्रोसेस को हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों की संसद की भूमिका, संसद की भूमिका आपको इम्पोर्टेंट यही है कि संसद की भूमिका जो है वो मुख्य तौर पे कानून बनाने का कार्य करती है हमारे लिए, यानी कि जनता के लिए हो, या जनता से जुड़े हर वो मुद्दे जितने भी हमारे सामने, जो हमारी शासन व्यवस्था है उनमें हम देखते हैं ना कि ये कानून बनाया गया है अनुच्छेद इसके अकॉर्डिंग, या ये एक्ट के द्वारा ये बनाया गया, तो वो सब कहाँ से, ये सब बहुत संसद द्वारा ही, बहुत लॉन्ग प्रोसेस के द्वारा ही हमारे पास पहुंचा है ना। तो इसकी आवश्यकता, इसलिए संसद की सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि संसद हम सब के लिए क्यों जरूरी है ना। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है, संसद ना होगा तो क्या नहीं होगा। तो संसद इसलिए आवश्यकता है क्योंकि ये संसद हमारे देश की सरकार, यानी कि सत्ता पार्टी के गलत या अनुचित, यानी कि जो भी सही गलत का निर्णयों का विरोध करती है और उसके पलटने की भी क्षमता रखती है। जी हाँ, इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है। ये हर तरीके से अपने इस चीज़ का, यदि सही है तो ठीक है, उसको एग्री करके कानून बनाने का, पारित करने का इतना इसमें है, मतलब ये शक्ति, और यदि नहीं है तो उस चीज़ को पलटने की भी क्षमता संसद में है। तो ये आपने समझा। साथ ही साथ ही समझ जाइए, मुख्यतः ये कानून बनाने का और प्रस्तावों को पारित करने से पहले महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करने का, इन सभी कार्यों को, महत्वपूर्ण जितने भी कार्य होते हैं उन सभी चीज़ों को संसद के द्वारा ही किया जाता है। और कानून बनाना भारत के संविधान के तहत संघ सूची या फिर समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास ही तो होता है ना। और विधेयकों को किसी भी सदन हो, किसी भी सदन कहने का तात्पर्य यानी कि जो यहाँ पर लोकसभा सदन है या फिर राज्यसभा सदन है ना, तो इन सभी को, यानी कि लोकसभा सदन जो आप पढ़ चुके हैं ना, 2 सदन है ना इनके, और मुख्य अंग आप देख चुके हैं, तीसरा तो खुद राष्ट्रपति हुए, लेकिन जो 2 सदन हुए, तो उन दोनों सदन में जो भी पेश किया जाता है, जो भी, तो उन सब पे राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर ही वो कानून बनता है ना। यानी कि आप 3 अंग देखें अभी संसद के, जिनमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग क्यों कहे गए, वो इसलिए कहे गए ताकि यदि लोकसभा में जो भी हो, राज्यसभा में जो भी हो, इन सभी के मुद्दों को जानते हुए जब कानून बनाना हो तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति का बहुत जरूरी आवश्यक है। ओके, इसलिए तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए संसद के ये 3 मुख्य अंग होते हैं। ओके, और आपने ये भी देखा कि लोकसभा जो होता है वो निचला सदन होता है, और राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन, यानी कि ऊपर का मतलब सदन वो होता है। तो ये हमने जाना। और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग भी आप एक बार देखिए और समझिए कि आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सदस्य, यानी कि सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है ना। यानी कि जब आज़ादी के बाद जब गठित की गई, ओके, भारतीय संसद लोकतंत्र, जो लोकतंत्र हमारा देश है, हम जानते हैं कि हमारा देश, भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, ओके। तो इनके जो सिद्धांत भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक रखा है, ओके। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन। बिल्कुल जी हाँ, जब हिस्सेदारी नहीं होगी जनता का, जनता की सहमति नहीं होगी, तो आप ही बताइए कि फिर वो किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलेगी। तो जो भी यहाँ पर बनाएंगे उनमें हिस्सेदारी होनी चाहिए जनता की, और सहमति होनी चाहिए। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ है ना, संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ अभी हमने जाना ना, क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अब ये शक्तियाँ क्यों हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम जनता को ही प्रतिनिधित्व करते हैं ना, हमारे द्वारा जो चुने गए लोग हैं वो हमारे लिए ही जाकर वहाँ पर सभा में बोलते हैं, ओके। और यदि वो सही और गलत हर मामलों पर वहाँ पर सुनवाई की जाती है, तो उनसे रिलेटेड जो बातें चलती है वही बोला जाया जा रहा है कि जनता का प्रतिनिधित्व किया जाता है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। अब लोकसभा का चुनाव किस प्रकार से होता है ये भी माइंड में चलता है, तो वो बिल्कुल विधानसभा की तरह ही चलता है। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। जैसा कि
41 पर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है कि देश को बहुत सारे निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। ओके, अब प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र एक से यानी कि क्षेत्र से एक व्यक्ति यानी हर क्षेत्र से समझिए तो यानी कि देश के बहुत सारे निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया गया है। आपको चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर आपको बताया भी गया है पृष्ठ कौन से, तो 41 पर दिखाया गया आपको नक्शे के थ्रू आपको बताया जा रहा है कि हमारा जो देश है उसको बहुत सारे निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, निर्वाचित क्षेत्र में बांटा गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये बांटा गया है, ठीक है। इसे मैं यहाँ बनाती हूँ, यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर निर्वाचित चलो क्षेत्र में बांटा गया है, अलग अलग क्षेत्र के हैं सब, ठीक है। तो जो बांटा गया है और चुनाव लड़ने के लिए मतलब कि निर्वाचित क्षेत्र में प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता। अब हर निर्वाचित क्षेत्र से जो ये अलग अलग निर्वाचित क्षेत्र है, अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों से एक ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में यानी संसद में पार्लियामेंट में भेजा जाता है जो वहाँ के लोगों, वहाँ की समस्या या फिर जैसे बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती है लोगों के, हर क्षेत्रों से बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, फॉर एग्जाम्पल बिजलियों से हो गई, पानी से हो गया कनेक्टेड, कुछ कानून से रिलेटेड, जहाँ पर सही गलत हर चीज़ों का जो भी यहाँ पर निर्णय किया जाता है तो उन सबसे रिलेटेड वो यहाँ से निर्वाचित जो सदस्य होंगे उनको अपने उस व्यक्ति को संसद में भेजा जाएगा। और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। और जो भी जितने भी चुनाव लड़ते हैं वो सब कहाँ से आते हैं, वो सब कौन होते हैं, वो वही उम्मीदवार होते हैं जो राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। ओके, यानी कि वहाँ वही जा सकता है जो इस राजनीतिक यानी कि ये जो संसद का वो मेंबर्स है, ओके, सदस्य हैं। तो और वो सदस्य हमारे ही द्वारा चुना गया है और वहाँ जाएगा, हमारे ही तरफ से वो बोलेगा। तो ये संसद की मुख्य भूमिका में आपको दर्शाया गया कि इसकी इम्पोर्टेंस देखो कि वहाँ जा करके अपने छोटी से छोटी चीज़ों, जनता के हर बात को वहाँ पर समक्ष को रखना, पेश करना और उनसे रिलेटेड फिर आगे की कार्रवाई की जानी। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक नीचे दी गई तालिका है, आपको इसके माध्यम से आइए हम इस बात को अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 17वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम आपको दिखाया गया और ये कब का, ये है 2019 का। कब का है ये है 2019 का है। और 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव जब लड़ा गया था तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ से राजनीतिक दल दिया गया और एक तरफ से निर्वाचित सदस्यों की संख्या दी गई है ना, जिसमें आप सबसे ज्यादा देख सकते हैं 303 भारतीय जनता पार्टी का यानी कि भाजपा का। तो इसी प्रकार से टोटल जितने भी निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है वो कितनी होनी चाहिए लोकसभा में, वो होनी चाहिए आपकी 543। कितनी होनी चाहिए, 543, जो आपने अभी देखा। और 543 लोकसभा में, और आप सोचेंगे राज्यसभा में कितने होना चाहिए, तो हम दोनों पे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए राज्यसभा में आपको 543 की आवश्यकता पड़ती है और हालांकि टोटल होंगे 545, लेकिन 543 जो होंगे वो ये हो गई संख्या निर्वाचित की, और इसमें जो +2 कर दीजिए। ओके, +2 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियंस होते हैं। ऐसे इंडियंस कहने का तात्पर्य जो इसका 2 ऐसे सदस्य जो मतलब कि जिनके ब्रिटिश शासन काल के वंशज हो। यहाँ पर जैसे पुराने जो ब्रिटिश जब हमारे शासन व्यवस्था थी तो उनके भी बहुत सारे वंशज यहाँ रह गए ना, बस गए ना, तो उनके जो चलते चलते आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंशज बचे हुए हैं, ऐसा नहीं कि उनको वो हमारे देश का हिस्सा नहीं, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश भी है ना, और साथ ही साथ ये लोकतांत्रिक है। मतलब आप समझते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र अपना देश है, तो इसमें किसी को भी सबका एक अधिकार है, तो इसीलिए उनको भी 2 सीट्स दिए गए हैं ऐसे सदस्य जो एंग्लो इंडियंस के लिए भी रिजर्व है यहाँ पर 2। तो ये देखिए कि यहाँ पर 43 जो दिए गए हैं टोटल सदस्य और 2 ले लीजिए उनको, यदि उनको मिलाएंगे तो आपको 545 मिलेंगे। लेकिन क्योंकि वो मनोनीत सदस्य है, कैसे है, 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। ओके, निर्वाचित सदस्य हमारे हो गए, यहाँ पर आपको लिखा गया है कि ये निर्वाचित सदस्य हमारे 543 और प्लस 2 मनोनीत सदस्य भी वो होते हैं, इंक्लूड करके 545 हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो लोकसभा की बात हो गई। अब आप सोचेंगे राज्यसभा के बारे में भी बता दीजिए, तो राज्यसभा के बारे में भी बिल्कुल है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको देखिए पृष्ठ 28 पर दिए गए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं ना। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि लोकसभा में किस राज्य की संसद सबसे अधिक है, लोकसभा में किस राज्य की संसद सबसे अधिक है, और साथ ही साथ आपके विचार से ऐसा क्यों है, ये आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो लोकसभा में किस राज्य का ऐसा मतलब बताया, तो वो एक तरह से उत्तर प्रदेश का आप दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सांसद सबसे अधिक है। और आपके विचार से ऐसा क्यों, तो वहाँ की जनसंख्या वृद्धि एक तरह से ज़्यादा है, बोल सकते हैं दूसरों मतलब राज्यों के मुकाबले। सेकंड में आपको बोलता है कि
लोकसभा में किस राज्य के सांसदों की संख्या सबसे कम है वो बताना है। तो जो सबसे कम है वो मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का है। ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का, ये आपको याद रखना है, इसका आंसर नहीं है तो आप कहीं नोट कर लीजिए। ओके, और थर्ड में आपको पूछता है किस, ओके, यानी कि थर्ड में आपसे पूछता है कि किस राजनीतिक दल ने सभी राज्यों से सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, तो वो बताना है कौन सा वो राजनीतिक दल है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो वो एक तरह से आप इसको देख के बता सकते हैं, कांग्रेस ने सभी राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें मतलब जीती है। तो ये बोल सकते हैं। लास्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है, एक तरह से आपके राज्य में कौन सा दल सरकार बनाएगा, तो ये इसका जवाब आपको तो स्वयं देना होगा कि आपके राज्य, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं और कौन सा आप उनमें सरकार बनाएंगे वो बताना है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर भी देखिए 15वीं लोकसभा के चुनाव के बारे में, जो कि 2009 का किया गया है। यहाँ पर ऊपर में जो हमने एक देखा, ये कौन सा अभी चल रहा है, वो हमारा चल रहा, अभी आपने देखा, मैंने वीडियो में भी आपको शो किया कि हमारा जो चल रहा है वो 17वीं लोकसभा चल रहा है। 2019 में हुआ था वोटिंग, जिनमें हमारे भारत के जो हम देख रहे हैं पीएम भी नरेंद्र मोदी बने थे। लेकिन अब, और ये इसका कार्यकाल कितना होता है, ये 5 साल का होता है। 5 साल बाद फिर से जो होगा चुनाव, तो उसमें होगा। और ये अगला कब होगा, 2024 में होगा। अभी 2019 में हुआ था लास्ट, अब अगला 2024 में होगा। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बोल रहा है 2009 का राजनीतिक दल यहाँ पर दिखाया गया है कि राष्ट्रीय दल, और ये प्राप्त सीटें बताई गई हैं कि कितने हैं। तो ये राज्य यानी कि राज्य दल, क्षेत्रीय दल को यहाँ पर देखिए सबका दर्शाया गया है यहाँ पर। और ये टोटल देखिए कुल योग भी आपको बता रहा है, ओके, 543 का। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए बहुजन पार्टी इसका जो भाजपा का है, और प्लस ये भारतीय जनता पार्टी 116 का है। ठीक है, इस पे एक बात आपको बतानी है मुझे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 116 है, ओके, पार्टी भाजपा का। और जैसे कि बनाना हो राजनीतिक दल अलग अलग, सबके अपने अपने पार्टी है, ओके, सब अपने अपने पार्टी से रिलेटेड है। ये वोटिंग में ऐसा होता है, आप सोचोगे कि किस प्रकार से सरकार बनती है, पीएम नरेंद्र, प्रधानमंत्री किस तरीके से चुनाव में मतलब बनते होंगे, तो वो देखिए किस तरीके से उनका चुनाव होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सबकी अलग अलग पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का कितना वोटिंग मिला, यहाँ मिला 116, ठीक है, प्राप्त सीटें मिली। और यहाँ पर आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे ज्यादा जिनका, उनका लेते हैं 206 है। हमें टोटल सीटें कितनी चाहिए जिसमें पूरी की पूरी मतलब हो जाए, जैसे कि यहाँ पर आपको टोटल सीटें कितनी चाहिए, तो टोटल सीटें यहाँ पर 200 आपको चाहिए, 72, ओके, 272 टोटल सीट चाहिए होंगे। तो आपको यहाँ पर टोटल कितना चाहिए, 272। यदि 272, एक सेकंड, 272 आपके पास यदि टोटल प्राप्त सीटें हो जाएंगी तो आपकी सरकार बन जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आप देखिए ये भी 206 है, ये 116 है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, कि फिर सीटें ली जाती है, जैसे कि यहाँ से कुछ आ गई, यहाँ से कुछ आ गई, इस तरह से इंक्लूड की जाती है अपने अपने में, जिनकी भी पूरी टोटल आपको मिल गई सीटें। ओके, यानी कि टोटल कितना चाहिए, 272। अब कहेंगे 272 क्यों, क्योंकि ये हमारा 545 है ना टोटल लोकसभा का। अभी हमने बात की ना कि लोकसभा का सीटें कितना चाहिए, तो 545, तो इसका हाफ कर दीजिए ना, तो इसका हाफ कर देते हैं, तो ये हमारा एक तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं। ओके, तो हमें टोटल जो चाहिए, वो हमें टोटल सीटें कितनी चाहिए, ये किसी भी एक को जीतने के लिए, तो 272 यदि जब मिल जाएंगे इतना वोटेड, तो उनकी सरकार बन जाएगी। तो यदि इनसे कम हुआ, यानी कि इनसे कम हुआ तो नहीं बनेंगे, इनसे ज़्यादा जितना भी होंगे वो आसानी से बन जाएंगे, वो भी मतलब पूरी की पूरी अपने बहुमत से, पूरा अपना अधिकार से। और यदि पूरा बहुमत नहीं मिलेगा, मिली जुली सरकार रहेगी, तो टूटने का भी एक डर रहता है ना, 5 साल के अंदर कभी कोई अलग हो गया, जाओ हमें नहीं, इस चीज़ हमारी मांगे नहीं पूरी हो रही है, हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, तुम अपने अकॉर्डिंग हमारी बात नहीं सुन रहे, तो अलग हो गई, तो वैसे में सरकार फिर गिरने का डर होता। लेकिन जब यदि सब अपनी खुद फुल बहुमत से, यदि जनता द्वारा यदि टोटल सीटें इनकी 200, यानी कि टोटल सीटें यदि 272 इनको फुल बहुमत, इससे ज़्यादा भी मिल जाती है, तो उनकी सरकार बन जाती है। और फिर उनके द्वारा चुने हुए जो भी उनके नेता हैं मुख्य, उनको एक को फिर सरकार का ये बना दिया जाता। तो एक तरह से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए आपको बताया गया है। तो और हाँ, इसमें से जो 2 है वो तो आपको बता दिया गया, जो मनोनीत सदस्य भी इसमें इंक्लूड नहीं किए गए हैं, टोटल 43 यहाँ बताया गया उनको अलग से। यहाँ क्या आपको बताया जा रहा है, इस तालिका में 2009 में हुए 15वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम दिखाए गए हैं। इस चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली। ओके, किनको मिली थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, लेकिन फिर भी वह लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाया।
क्यों? लिहाजा उसे अन्य दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील संगठन यानी कि यूपीए का गठन करके सरकार बनाना पड़ा था। नहीं मिल पाया ना पूरा, तो उनको अलग से बनाना पड़ा। तो यही बताया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए क्या कह रहा है आपसे, यहाँ कहा जा रहा है आपसे कि चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद यानी कि एमपी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? एमपी। अब ये कहेंगे एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओके, मध्य प्रदेश? नहीं नहीं, मध्य प्रदेश नहीं होता। ओके, मध्य प्रदेश नहीं है। एमपी का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, यानी कि सदस्य, संसद के सदस्य जो यहाँ पे बनेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एमपी है। तो यहाँ पर बोला भी तो गया है ना आपको कि सदस्य, संसद सदस्य, है ना। तो साथ ही साथ इन सदस्यों को मिलाकर संसद बनती है, यानी इन्हीं सब एमपीज को मिलकर संसद तैयार होती है और संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को निम्नलिखित काम करने होते हैं। ओके, इनके बाद इनका काम का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाता है कि इनको क्या काम करना है। अब राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव कैसे होता है? ओके, तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन, कौन से 2 सदन? पहला राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। ओके, लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। ओके, इसीलिए क्या बनाई जाती है? सूची बनाई जाती है। सूची के अकॉर्डिंग पता चलता है ना कि किनका कितना राजनीतिक दल है। और यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सदस्यों में यानी कि सांसदों में बहुमत प्राप्त करना पड़ेगा, है ना। अपना बनाना चाहते हो भाई सरकार, तो आपको निर्वाचित उतना प्राप्त करना पड़ेगा बहुमत। क्योंकि लोकसभा में कुल कितने होते हैं? कुल 543 बताया गया है ना। और निर्वाचित सदस्य कितने हैं? यानी कि 2 अलग से, जिन्हें हम एंग्लो इंडियंस कहते हैं, जो कि हमारा 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम तो कितने होने चाहिए? 272 सदस्य होने चाहिए। अभी हमने बात की थी ना कि कितने होना चाहिए। यहाँ पर देखिए वही चीज़ को आपको बताया जा रहा है कि टोटल कम से कम तो आपको 272 चाहिए ही, और अधिक अत्यधिक जितना भी हो। ओके, लेकिन कम से कम आपको इतना तो चाहिए ही ना। तो संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल यानी कि गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। और जो संसद में यानी कि संसद में बताया जा रहा है, पार्लियामेंट में आपको बोलता है कि बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करते हैं, यानी कि उनके अगेंस्ट जो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? विपक्षी दल कहेंगे। क्या कहेंगे? विपक्षी दल। ओके, और साथ ही साथ देखिए आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है आपको कि कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। और जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा है कि कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यानी कि यही कार्यपालिका होती है। तो अक्सर यही कार्यपालिका होती है, और कार्यपालिका को आप पढ़ चुके हैं, जान रहे हैं। इसका सरकार शब्द का इस्तेमाल करते समय भी ये जहन में हमारे कार्यपालिका ही दिमाग में आता है, और ये मिलकर सांसद के द्वारा ही जो कानून बनते हैं उसमें ही मिलकर के हमारे लिए ये काम करते हैं। तो आपने ये चीज़ पढ़ा, और साथ साथ यहाँ पर भी देखा कि विपक्षी दल क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है विपक्षी दल क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यदि विपक्ष दल नहीं होगा तो आप अपने अंदर कमियों को न जान पाओगे, क्योंकि वो हमें हमारे अंदर कमियों दिखाते हैं, गलतियों को दिखाते हैं, जिनसे हम उन चीज़ों को ना हमसे गलती। फॉर एग्जाम्पल, यदि विपक्षी दल नहीं होंगे तो बेहिचक कोई भी कार्रवाई लेंगे, किसी भी तरीके का कुछ भी कानून पारित करेंगे। लेकिन विपक्षी दल आपके हर एक कार्य पर नजर रखेंगे, और जहां आपसे गलती होगी उस चीज को संसद में पेश कर देंगे। बताया जाएगा कि इनके द्वारा ये फॉल्ट हो रहा है, इन्हें इस चीज से हटाया जाए, नहीं इनको कराया जाए। तो आप हर कार्य को सावधानी पूर्वक करोगे। तो इसीलिए एक तरह से कहा जाए कि ये भी इंपॉर्टेंट ही रहता अपनी जगह पर, है ना होना। अब भारत का देखिए प्रधानमंत्री जो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है ना। तो प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलाओं को लागू करते हैं। ये मंत्री जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त यानी कि विभिन्न सरकारी कार्यों में जैसा हिस्सा मतलब कि जिम्मा संभालते हैं। तो सबका बटा हुआ ना अलग अलग रूप से ये सभी को मिलकर प्रधानमंत्री के साथ कार्य करते हैं। हाल ही के सालों में काफी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया था। ओके, तो जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी था, यानी कि जरूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेता है। ओके, और साझा मुद्दों पर काम करते हैं। तो इसी प्रकार की भी होती है कि नहीं होने पे भी सब मिल करके अपना गठबंधन के थ्रू बना लेते हैं सरकार, और साझा अपने मुद्दों से बात विचार विमर्शता से
कंप्लीट करते हैं किसी भी तरीके से। यहाँ पर देखिए आपके सामने दो फिगर दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, केंद्रीय सचिवालय की ये दो मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम क्या है, एक का नाम यहाँ पर आपको दिया गया है साउथ ब्लॉक और दूसरे का नाम दिया गया है नॉर्थ ब्लॉक। तो एक साउथ ब्लॉक का फिगर है आपके सामने और एक नॉर्थ ब्लॉक का है। तो इसका निर्माण कब किया गया था, ये 1930 के दशक में किया गया था। बाईं ओर जो साउथ ब्लॉक का चित्र है उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के दफ्तर है। और दाईं और जो नॉर्थ ब्लॉक है वह जहां वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थिर है। केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालय नई दिल्ली की विभिन्न इमारतों में स्थित है। तो यहाँ पर आपको दोनों फिगर दिया गया है, यानी कि साउथ ब्लॉक भी और नॉर्थ ब्लॉक भी। तो ये दोनों तरफ पे किसके क्या कार्य है वो आपको बताया गया, जिनमें प्रधानमंत्री का कार्य, रक्षा मंत्री का कार्य, विदेश मंत्री का कार्य। जो इनका दफ्तर है वो कौन सा है, वो है साउथ ब्लॉक की ओर, ओके, यानी कि बाईं ओर। तो ये बाईं ओर जो दिया गया है। और जो यहाँ पर हम देखेंगे कि दाहिनी ओर जो हमारे है, यानी कि इस साइड हम देखेंगे जो नॉर्थ ब्लॉक की ओर, तो वो हमारे दाहिनी ओर का काम वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इन सब का कार्य किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ राज्यसभा मुख्य रूप से, यानी कि देश के, यहाँ पर हम देखेंगे राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों की प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा की भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश करती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उस राज्यसभा की मंजूरी मिल चुकी हो। और इसी प्रकार, यानी कि इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का यह सदन, यानी कि कौन सा सदन, लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई, यानी कि जरूरत हुई तो उसमें संशोधन करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में कितने होते हैं टोटल, 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत की जाती है। इसके लिए आप ये मेरा वीडियो देख लीजिए पहले, उसके बाद हम इस पे विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि आगे की बातें करते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया कितने, 233 निर्वाचित, कहाँ पर, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में टोटल कितने होते हैं, टोटल राज्यसभा में हम देखें तो वो होंगे हमारे 233, ओके। टोटल कितने थे, 245। अब आप कहेंगे इसमें प्लस 12 कहाँ गायब हो गए, ओके। तो प्लस 12 आखिर गए कहाँ, तो वो जो प्लस 12 है वो आपके राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत की जाती है। ये जो है ये निर्वाचित सदस्य करेंगे, ओके। राज्यसभा में जो वहाँ के सदस्य हैं निर्वाचित पहले से, उनके द्वारा की जाएगी। लेकिन जो प्लस 12 है वो उनका चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि ये जो 12 होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो 12 जो चुने हुए होते हैं मनोनीत सदस्य, इनका राष्ट्रपति वैसे लोगों का चुनाव करते हैं जो अपने कार्य में हर तरह से सफलता हासिल कर चुके हैं और वो हमारे इंपॉर्टेंट के लिए, हमारे देश के लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन हो, ओके। जनता हर चीज़ों के लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन हो। और ये जो 233 है ये तो चलो वोटिंग द्वारा इनका आ गया, और ये इनडायरेक्ट वोटिंग होता है राज्यसभा में। लोकसभा में जिस तरीके से डायरेक्ट होता है, ये इनडायरेक्टली होता है, जिनमें कि निर्वाचित सदस्य द्वारा किए जाते हैं। इन दोनों को इंक्लूड करके आपका 245 मतलब मेंबर्स होते हैं। साथ ही साथ आपको यह बता दें मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 12 हो गए, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि किस प्रकार के लोग होते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स जगत में देखें तो सचिन का आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि उनको बनाया गया था सदस्य संसद का, लेकिन वो तो उन्होंने तो कुछ वोटिंग के द्वारा उनको नहीं लाया गया है, लेकिन राष्ट्रपति ने उनका नाम इसलिए लिया गया था क्योंकि वो अपने स्तर पे बहुत अच्छा कार्य किए हैं और बहुत ही एक ऐसे पर्सन है जिनका हर किसी के लिए मतलब एक सम्मान रहित और किसी न किसी मुख्य कार्य अपने गेम में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण इनको इसमें रखा गया। तो इसी प्रकार से 12 पर्सन को चुनने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ताकि वो अपने द्वारा चुने हुए 12 को ला सकते हैं। और बाकी जो है 233 वो है ही, ओके। लेकिन टोटल जो मिला करके इंक्लूड किया जाएगा वो हो जाएगा आपका 245, क्योंकि इतना होना ही है राज्यसभा में, ये होता है। तो यही आपको यहाँ पर बोला गया है, जो यहाँ पर आपको पॉइंट्स बताया गया है, ये राज्यसभा में 233 यहाँ पर आपको निर्वाचित सदस्य होते हैं। साथ ही साथ ये 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं, इसी बात को यहाँ पर बोला जाया जा रहा है। लोकसभा की बात हमने कर लिखी थी, जिसमें कि हम लोकसभा के बारे में बात किए थे कि जिनमें कितने होते हैं टोटल 545, और जिनमें 543 जो होते हैं वो निर्वाचित सदस्य होते हैं और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं जो एंग्लो इंडियंस के तरीके होते थे, जो अंग्रेजों के जो वंशज हमारे देश में रह गया। तो ना मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में कितनी चाहिए, किसी भी दल के पास कम से कम आपको
72 सदस्य तो होने चाहिए कम से कम, यदि बहुमत हासिल करेंगे और सरकार बनानी है तो। आगे बढ़ते हैं, ये आप समझ गए कि सरकार कैसे बनती है, किस प्रकार से वोटिंग का कार्यक्रम चलता है, चाहे वो राज्यसभा के द्वारा हो या लोकसभा के द्वारा हो। यहाँ आगे का पॉइंट देखते हैं, सरकार को नियंत्रण करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। इन्हें पढ़ते हैं। तो ये आपको क्या कहना जा रहा है कि यहाँ बोलता है जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है ना, क्या, कैसे, क्यों, बिल्कुल होना चाहिए और होता ही है। तो प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। जहाँ पर प्रश्न न होंगे वहाँ बताइए फिर उत्तर का क्या फायदा है, उत्तर वहाँ देने में मजा ना जहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि उनसे जुड़ी रोचकता बढ़ती है ना, और उत्सुकता भी बढ़ती है कि हाँ ये तो बात सही कहा जा रहा है, ऐसा क्यों, किस लिए हो रहा है, तो इनसे रिलेटेड हम आंसर को भी जानने की उत्सुकता बढ़ती है। तो इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करती हैं। किसके माध्यम से, जो ये प्रश्नकाल यहाँ पर बताया जा रहा है उनके माध्यम से। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों को प्रति आगाह किया जाता। अब भी हमने बात की थी ना ऊपर में कि विपक्ष दल क्यों होने जरूरी है, और ये सब कहाँ से पता चलेगा, ऑब्वियसली विपक्ष दल के द्वारा ही हमें तो मिलेगा ना प्रश्न कि बताइए ये चीज़ आपने ये कानून बनाने के लिए ये सारे प्रस्ताव रख रहे हैं तो इनमें क्या फायदा होगा, कहाँ नुकसान होगा, आपने क्या ये सोच करके ये कार्य किया, ये सब जो प्रश्नकाल जो होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो चलती हैं, जो भी बातें, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि वो भी एक तरह से जरूरी है कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए। ओके, और साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कि सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों का भी आगाह पता चलता है। इसी तरह सरकार को भी जनता के प्रति यानी कि सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। तो सरकार से सवाल पूछना और किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। तो ओके, ये देखिए हमने, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर संसद में पूछे गए प्रश्न एक उदाहरण दिया गया है। ओके, लोकसभा का ये एक उदाहरण दिया गया, आप इसे चाहे तो आराम से पढ़ सकते हैं, रोक करके भी आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार से वोटिंग का चलता है, जैसे कि अभी हमने बात की ना कि विपक्ष दल का किस प्रकार से क्वेश्चन रहता है, आप किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ को लाते हैं तो किस प्रकार से बाकी सबकी सहमति पता चलेगा, सहमति सब हाँ ना कह दिया ऐसे नहीं चलता, सबका वोटिंग चलता है। वहाँ पर कैसे चलता है, यहाँ देखिए आपको क ख ग, जैसे कि यहाँ पर दिया गया डॉक्टर मनोज राजौरिया, यहाँ दिया गया है, और क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि यहाँ देखिए क में, ख में और ग में, यहाँ 3 प्रकार के ऑप्शन दिएगा। वहाँ आजकल बटन आधारित कर दिया गया कि उनसे आप क्लिक कीजिए, यदि आप सहमत है तो ये क्लिक कीजिए, नहीं तो ये, और पेंडिंग में जाना चाहते हो तो ये। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये सब कार्यक्रम चलते हुए छोटा सा आपको यहाँ पर आवश्यकता ये एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया, आप इसे आराम से देख लीजिए। यहाँ पर देखिए संसदों को प्रश्नों, ओके, यहाँ पर आपको बोला जाया जा रहा है कि संसदों के प्रश्नों के सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है, और मिलना चाहिए। सांसदों में जो प्रश्न किए जाते हैं तो सरकार को फीडबैक मिलता है ना, प्रश्न किया जाएगा तो ऑब्वियसली मिलता है ना। और इसके चलते सरकार सुस्त मतलब कि चुस्त रहती है, सुस्त नहीं क्या रहती है, चुस्त रहती है, यानी कि फुर्तीली रहती है और एक्टिव रहती है हर अपने कामों को लेकर के। तो इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह उन कई तरीकों से में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, ओके, नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित भी करती है। अब देखिए ये सब संसद सरकार का नियंत्रण करना, मार्गदर्शन करना और सूचना करना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रण, निर्देशन और सूचित करने में सांसदों का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यह भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण यानी कि मुख्य आयाम है। ग में क्या आपसे कहता है, कानून बनाना। कानून बनाना संसद का एक महत्वपूर्ण काम है। इसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे अगले अध्याय में, क्योंकि अगला अध्याय जो आपका वो कानून से ही रिलेटेड है, तो उनमें हम और भी विस्तार से पढ़ेंगे। और हम इससे छोटा सा जुड़ा शुरुआत में ही पढ़ चुके थे ना चैप्टर के, कि संसद में कानून बनाना या प्रस्तावों को पारित करना, इन सभी चीज़ों पर, मुद्दों पर, समवर्ती सूची, संघ, इन सब सभी संविधान का हर चीज़ों पर वहाँ पर मतलब विचार विमर्श की जाती है और इंपॉर्टेंट मामलों को भी सुनवाई की जाती है। तो देखिए उसी चीज़ को यहाँ करा है। साथ ही साथ आपको पता है कि संसद में कौन लोग होते हैं। अब यहाँ लोगों के लिए बात तो देखिए कही जा रही है कि कौन लोग वहाँ पर होते हैं, वो आपको दिखना। तो संसद में विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था, वे अब चुनाव जीत कर आने लगे हैं। देख रहे हैं ना कितना मतलब चेंजिंग आ रहा है धीरे धीरे अब इन सब चीज़ों में भी। और दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है।
दिख रहा है, बढ़ रही है ना। और निम्नलिखित तालिका से पता चलता है कि अलग अलग सालों में लोकसभा के लिए वोट डालने वाली आबादी का प्रतिशत भी कितना है। और ये भी पता चलता है कि देखिए लोकसभा का देखिए पहला, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, 10वीं, 14वीं और 15वीं, 16वीं चुनाव वर्ष भी आपको दिए गए हैं कि ये कौन कौन से चुनाव वर्ष है। यहाँ पर 1951, 52, ये 1967, 1971, 1977 ये अलग अलग। या मतदाता के मतदान की प्रतिशत भी आपको दी गई है कि कौन से वर्ष में कितने प्रतिशत तक मतलब मतदान मतलब दिया गया था। ओके, तो ये देखिए सबसे ज्यादा कब दिया गया था, इसी बार जो आपको दिया गया है 17वीं में। 17वीं जो कि कब हुआ था, वो हुआ था 2019 में। और कितना दिया गया था, वो दिया गया था 67.11 हुआ ना, सबसे ज्यादा मतदाता। इसीलिए तो सरकार बनी थी ना मोदी जी की। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ क्या कहता है आपसे, यहाँ कहता है आपसे कि देखने में आया है कि देखने में आया है कि प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता। यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे हित और अनुभव अलग अलग होते हैं तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज नहीं उठा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए संसद में कुछ सीटें अनुसूचित जातियों यानी कि एससी ओके और अनुसूचित जाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित की गई है। और ऐसा ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों के से केवल यानी कि केवल दलितों और यहाँ पर देखा जा सकता है दलितों और आदिवासी उम्मीदवार ही जीते, यानी कि यहाँ से भी जीतने की इनकी भी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो और सदस्य में उनकी भी उचित हिस्सेदारी हो। तो उनसे उम्मीद की जाती है कि दलित और आदिवासियों की जिंदगी से जुड़े मुद्दे को ज़्यादा अच्छी तरीके से संसद में भी उठा सके। साथ ही साथ आपको क्या कहता है, यहाँ कहता है इसी प्रकार हाल ही में महिलाओं के लिए भी सीटों के आरक्षण का सुझाव पेश किया गया है। इस सवाल पर अभी भी बहस जारी है कि 60 साल पहले संसद में केवल 4% महिलाएं थी, आज भी उनकी संख्या 11% से जरा सा ऊपर ही मतलब ऊपर ही पहुंच पाई है। और जब आप इस बात पर ध्यान देंगे कि आधी आबादी तो औरतों की है तो ये साफ हो जाएगा कि संसद में उन्हें बहुत कम जगह मिल रही है। किन्हें, औरतों की यहाँ पर बातें की जा रही है। इसी तरह के मुद्दों की इसी प्रकार के मुद्दों की वजह से आज हमारा देश ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे यानी कि अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है कि क्या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाकई प्रतिनिधित्व है या नहीं। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उनमें भारत के लोगों की आस्था को झलकाती है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात कहा गया, यहाँ पर महिलाओं की भी बातें की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर एसटी एससी यानी कि हम देखते हैं कि जो भी हमारा जाति से रिलेटेड यहाँ पर हमें दर्शाया गया है कि कौन सी जाति, जो अनुसूचित जाति होती है और अनुसूचित जनजाति होती है, जिन्हें हम अनुसूचित जाति जिन्हें हम एससी के नाम से जानते हैं और अनुसूचित जनजाति जिन्हें हम एसटी के नाम से जानते हैं। उनको जो आरक्षण दी गई है वो क्यों दी गई है, ताकि उनसे भी रिलेटेड बाहर उभर करके उनमें से भी सदस्य बाहर आए और अपने दलित वर्गों के लिए चुनाव करें और अपने जो भी उनकी हिस्सेदारी है उनमें वो भागीदारी पूर्ण रूप से निभाए और दलित और आदिवासियों को भी जिंदगी अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए भी संसद में वो अपना मतलब जो भी उनकी तरफ से जो भी ब्यौरा है वो पेश कर सके। और साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी एक तरह से देखा जा रहा है कि पिछले कई सालों में संसदों 60 साल से पहले से देखा जा रहा है कि 4% ही महिलाएं थी और अब देखा जा रहा है कि 11% बढ़ी है। तो कहाँ ज्यादा बढ़ी है, जबकि बिल्कुल औरतों की हम लोग को बोला जाता है कि आधी आबादी है, तो कहाँ किस लिए यानी कि इस चीज में इतना पीछे क्यों, वो बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया है कि उपयुक्त चित्र में कुछ महिलाएं सांसद दिखाई पड़ रही है। और साथ ही साथ आप इससे जुड़े एक क्वेश्चन भी आपके लिए है कि आपको संसद में महिलाओं की कम संख्या का क्या कारण समझ में आता है, उसके बारे में आपको पूछा जाएगा, आप चर्चा करें। तो ये जो महिलाओं से जुड़े सवाल है उनको देखकर आप बता सकते हैं कि क्या रीजन होगा जिसकी वजह से वो संसद या इस तरीके के संसद से रिलेटेड वर्कों में कार्यों में महिलाओं की संख्या कम है। तो बहुत सारे दिमाग में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा आता है कि महिलाओं को उनके परिवार वालों से हो सकता है राजनीतिक में आने के लिए कम समर्थन मिलता होगा, या फिर महिलाओं की राजनीतिक में स्वयं की रुचि कम होगी। इस टाइप से बहुत सारे दिमाग में आते हैं। वैसे रुचि वाला तो बात उतना नहीं लगता है, लेकिन हाँ पारिवारिक एक समस्या लगती है, उलझने उतनी ज़्यादा लगती है, इस कारणवश हम कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हीं बातों के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यदि आपको ये चैप्टर मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि सिविक्स हम पूरा करेंगे और साथ ही हम आने वाले समय में और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कुछ
करेंगे। और रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस करने हो इस चैप्टर से, जहाँ आपको लग रहा है समझने की आवश्यकता है या मुझे और भी अच्छे से आपको समझाने की ज़रूरत लग रही हो, तो उनसे जुड़े आप पॉइंट्स कमेंट्स में बिल्कुल लिखें, ताकि मैं उस पर बिल्कुल अमल करूँ और नेक्स्ट टाइम उसमें और करो। हाँ, अपना लाइक और कमेंट जरूर, मेरे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।